गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी आज भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। जैसे इसके पहले जो आपको पढ़ाया गया था बेसिक रूप में आप जानते हैं, उसमें मैंने आपको सबसे पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताया था, मतलब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य के बाद मैंने आपको प्रीमेम्बल बताया था, मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बाद मैंने आपको फंडामेंटल राइट बताया, मतलब मूल अधिकार बताया। ठीक, इसके साथ में अभी आप लोगों को मैं बोला था कि हम भारतीय संविधान के भाग 1 अर्थात संघ और संघ शासित क्षेत्र तथा भारतीय संविधान का भाग 2 जिसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है उसका जिक्र करना है। लेकिन आज आप लोग पहले इसके बारे में जानें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या हैं। राज्य मतलब देख लीजिए, जो कहा गया यहाँ राज्य से तात्पर्य देश से होता है, मतलब एक कंट्री से होता है। जैसे भारत को अगर हम पूरे एक कंट्री के रूप में मानते हैं तो उसे हम पॉलिटिकल साइंस की भाषा में हम स्टेट की संज्ञा देते हैं कि चूंकि उसकी वो देश है, देश में क्या है, संप्रभुता है, सरकार है, एक निश्चित जनसंख्या है। ठीक, तो जो 4 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं राज्य के वो चीज़ें हैं, तो इसलिए इसको हम राज्य की संज्ञा देते हैं। वैसे आपके दिमाग में क्या आता है, बार बार कन्फ्यूजन होता है कि जैसे उत्तर प्रदेश एक राज्य है और कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक राज्य है। ये तो छोटे राज्य हैं, लेकिन क्या है कि एक बड़ा राज्य जो हमारा है उस बड़े राज्य का एक छोटा सा ये छोटे छोटे पार्ट हैं जिसे हम राज्य की इकाइयां कह सकते हैं। और इन्हीं राज्यों को मिलकर के हमने कहा संघ है। हम उन राज्यों को मतलब क्या बोलते हैं, संघ की इकाइयां बोलते हैं। इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, आगे आप लोगों को इसके बारे में डायरेक्ट बताया जाएगा। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आप लोगों को बताने चले हैं उसको आप लोग समझते चलिएगा कि संविधान का जो भाग 4 है, ठीक है, जिसमें राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाता है किस भाग में है, तो भाग 4 में। आगे समझ में। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, उसमें यह है कि नीति के निदेशक जो तत्व हैं और राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं किस देश के संविधान से लिया गया है। जैसे कल आप लोगों को बताया था मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, हमने बताया अमेरिका के संविधान से। इसी तरीके से हमने आपको मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य आप लोगों को बताया गया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस के संविधान से लिया गया था। आगे समझ नहीं। अब जैसे कह दिया गया संघात्मक शासन व्यवस्था है, हम बोलते हैं कनाडा के संविधान से लिया गया। तो मतलब आपको बताया गया कि भारतीय संविधान को उधारी का थैला कहा जाता है, एक स्टेटमेंट बोला गया। तो उसी रूप में अगर हम कोई पूछता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस सिद्धांत मतलब किस देश के संविधान से लिया गया, तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, इसी में हम आप लोगों को ये भी बताते हैं कि जैसे एक मोटे तौर पर आपको पता होना चाहिए कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। जैसे हम कहते हैं कि जो भारतीय संविधान का मतलब भारतीय संविधान है उसमें कुल जो अनुच्छेदों की संख्या है 395, तो उसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका उल्लेख किया गया है, नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। ठीक, तो उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी रहनी चाहिए। अब इसके बाद बात आती है कि आखिर ये राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं क्या। नीति के निर्देशक तत्व मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, यह राज्य के ऊपर एक कर्तव्य थोपा है। राज्य के ऊपर एक क्या थोपा है, कर्तव्य थोपा है। इसके पहले हमने मूल अधिकार के बारे में जब आपको बताया था, हमने कहा मूल अधिकार नागरिकों का वह अधिकार है जो उसे राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, अर्थात जिसको कि वह राज्य से मतलब क्या कर सकता है, कोर्ट के माध्यम से भी ले सकता है।
लेकिन जो नीति निदेशक तत्व में जो सिद्धांत दिया गया है, जो थ्योरी दी गई है, उसमें यह है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने नागरिकों के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराएगी, बशर्ते ये कि इसमें यह कहा गया कि यह राज्य की क्षमता के ऊपर निर्भर करेगी कि राज्य की जैसे जैसी कैपेबिलिटी होती जाएगी, क्षमता होती जाएगी, वैसे वैसे इन तत्वों को वह अपने नागरिकों को प्रदान करेगी। अर्थात यहाँ पर यह हम कह सकते हैं कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मतलब इसमें जो उल्लिखित विषय हैं, इसके लिए नागरिक कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, अर्थात इसकी मांग वो कोर्ट के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझ में आया कि ये राज्य की मतलब नीति के उसके ऊपर जो उसकी मॉरलिटी है, उसका जो कर्तव्य बनता है कि वो अपने नागरिकों को ऐसा कार्य करे। जैसे अब आप जानते हैं स्वतंत्रता के बाद जो देश की स्थिति थी वह ऐसी स्थिति नहीं थी कि वह नागरिकों के सारे अधिकार को तत्काल मतलब तुरंत क्या कर सकती थी, प्रदान कर सकती थी। इसलिए इसको नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो मुख्य रूप से जो अभी आपको बताया गया यहां तक याद करना है कि नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं और कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इतना आपको लर्न रहना चाहिए। अब देखिए यहीं पर आपको कुछ चीजें हम आगे बता देते हैं। जैसे थोड़ा सा आप लोग यहाँ पढ़ भी लीजिएगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिप्टिव अध्ययन आप लोगों को हम कराएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर केवल हम आप लोगों को वो चीज़ें बता रहे हैं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा गया मूल अधिकार और निदेशक तत्व, निदेशक तत्वों का एक ही उद्भव है, मतलब दोनों की वर्जिन एक ही है, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, बट एक नागरिकों को दे दिया गया है, एक राज्य के ऊपर रख दिया गया है कि राज्य की जैसी क्षमता होगी वो नागरिकों को प्रदान करेगा। देखिए 1928 के नेहरू प्रतिवेदन मतलब नेहरू रिपोर्ट बताया गया था कि जब भारत में साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन ने भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, मतलब जो कांग्रेस महत्वपूर्ण कह सकते हैं संगठन था, उसको एक चुनौती दी थी कि यदि आपके देश को स्वतंत्र कर दिया जाए तो आप अपने देश का प्रारूप किस तरीके से तैयार करेंगे। तो उसी समय एक प्रतिवेदन तैयार किया गया था और वह प्रतिवेदन नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत का एक प्रथम संविधान ड्राफ्ट था जो नेहरू प्रतिवेदन था, जिसमें भारत के लिए स्वराजी विधान बनाया गया था। स्वराजी विधान मतलब कि अपने राज्य का विधान बनाया गया था, अर्थात जो विधान होगा, जो विधि होगी वो अपने राज्य की होगी। मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था, मतलब उसमें भी फंडामेंटल राइट को स्थान मिला था। इन अधिकारों में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार भी सम्मिलित था। देखिए जो फंडामेंटल एजुकेशन है उसका उल्लेख नेहरू प्रतिवेदन में किया गया था। फिर आगे कह रहे हैं 1945 में सप्रू प्रतिवेदन, तेज बहादुर सप्रू नाम है इनका, में मूल अधिकारों को स्पष्ट रूप से दो भागों में बांटा गया, एक न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, एक अप्रवर्तनीय। तो जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय था वो आपका मूल अधिकार बन गया, जो अपरिवर्तनीय था वो नीति निदेशक तत्व बन गया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी.एन. राव, पूछा जाता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, वी.एन. राव ने सलाह दी थी कि व्यक्तियों के अधिकारों को दो प्रवर्गों में विभाजित किया गया, वह जिन्हें न्यायालय द्वारा प्रवृत्त कराया जा सकता है और वह इस प्रकार प्रवृत्त नहीं कराए जा सकते। ठीक है, मतलब दो हो गया, एक न्यायालय द्वारा प्रवृत्त, एक न्यायालय द्वारा प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता। उनके विचारों के दूसरे प्रवर्ग राज्य के प्राधिकारी के लिए नैतिक उपदेश के रूप में था। मतलब जो राज्य का प्रभारी, प्राधिकारी का मतलब क्या हो, जो राज्य सरकार है, उसके लिए नैतिक उपदेश था। उनका सुझाव प्रारूप समिति ने भी स्वीकार किया, किसका, वी.एन. राव का। इसके परिणाम स्वरूप न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय मूल अधिकार भाग 3 में है और निदेशक तत्व अप्रवर्तनीय है और किस में है, भाग 4 में। आपको बता दिया गया था इतनी चीजें कि भाग 4 में है इसका उल्लेख। इन दोनों का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा व्यक्ति की गरिमा
और कल्याण की प्राप्ति है। देखिए, व्यक्ति की गरिमा और कल्याण, यहां अखंडता की बात नहीं की गई। अखंडता चूंकि देश के लिए है, मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, मतलब 3 प्रकार के न्याय, तथा व्यक्ति की गरिमा और कल्याण की प्राप्ति, मतलब कल्याण सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मतलब जो कल्याणकारी स्टेट की संकल्पना है वो नीति निर्देशक तत्व में इंक्लूड है। इसके बाद लिखा गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान के नमूने का अनुसरण किया। मतलब स्रोत क्या हो गया? आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड के संविधान में राज्य के मार्गदर्शन के लिए सामाजिक नीति के सिद्धांत उल्लेखित हैं। सामाजिक नीति का मतलब हो गया राज्य का सारी चीजों पर नियंत्रण होगा और वह अपने अनुसार नागरिकों को चीजों का वितरण करेगी। लेकिन नागरिकों में क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। अर्थात वो राज्य की संपत्ति नहीं होगी, राज्य केवल संरक्षक होगा, मतलब ट्रस्टी होगा। और वास्तविक शक्ति मतलब किसके हाथ में नीति होगी? मतलब जनता उसका हिस्सेदार होगी, जनता उसकी मालिक होगी, लेकिन उसका संरक्षक कौन होगा? सरकार होगा। यही आपका क्या है? सामाजिक नीति है। किंतु कोई भी न्यायालय उनका संज्ञान नहीं ले सकता, अर्थात इसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया। अब देखिए, अनुच्छेद 38 से 51 तक 17 निदेशक तत्व हैं। मतलब निदेशक तत्वों की संख्या कितनी है? 17। अब जैसे कह दिया गया 36-37 में मान लीजिए परिभाषा दी गई, उसका विषय क्षेत्र लिमिटेशन दिया गया, और 38 से 51 तक 17 निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया। इसमें देखिए कुछ हैं जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, और वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े जाने वाले निदेशक तत्व हैं 39 का, मतलब आर्टिकल 39 का, 43 का और 48 का। 1976 में जोड़ा गया। 48 का में पर्यावरण का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको बताया गया था पर्यावरण संरक्षण मौलिक कर्तव्य में भी है, मूल अधिकार के अनुच्छेद 21 में भी है, नीति निर्देशक 48 क में है। 44वें संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद 38 में परिवर्तन किया गया और 2002 में पारित 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद रखा गया। 86वां संविधान संशोधन विधेयक कल आपको उस दिन मौलिक कर्तव्य में बताया गया था, ठीक है। इसी के तहत राइट टू एजुकेशन भी इंक्लूड किया गया था। आगे लिखा गया, देखिए, निदेशक तत्वों का अनेक प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। मतलब जो अगर हम कहते हैं कि मतलब जिसमें 17 अनुच्छेद हैं टोटल, 17 को किन रूपों में डिवाइड किया गया है इसको आप सब लोग समझ लीजिए। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है। निदेशक तत्व की परिधि बहुत विस्तारवान है और वह जीवन के अनेक पहलुओं से संबद्ध है, इसलिए कोई सर्वमान्य वर्गीकरण संभव नहीं है। हम इन्हें 3 समूहों में बांटेंगे। मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया कि 3 वर्गों में बांट लेंगे तो याद करने का तरीका हो जाएगा आपका। अब जैसे आप लोग क्रिया उरिया पढ़ते हैं ना, उसमें बांट लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, आगे समझ नहीं, वैसे ही इसको हम अपने पढ़ने के अकॉर्डिंग टू इसको हम बांट लेते हैं, ठीक। जैसे लिखा गया, पहला वह तत्व जो कल्याणकारी राज्य के आधार है। दूसरा लिखा गया वह निदेशक तत्व जो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित करते हैं। और तीसरा है वह तत्व जो व्यक्ति के अधिकार से संबंधित है। मतलब अब जैसे दिया गया, देखिए पहला दिया गया जो कल्याणकारी राज्य से संबंधित है, इसमें अनुच्छेद 38(1) नहीं 38(1), 38(2), 43, 47, 39 का और 51 है। यहाँ बहुत कंफ्यूजन मत करिएगा आप लोग की, अनुच्छेद अभी याद नहीं हो रहा है, और जब एक एक अनुच्छेद बताया जाएगा तब आप लोगों को याद हो जाएगा। दूसरा है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो सुनिश्चित करना है, इसमें 40 है, 44 है, 45 है, 46, 47, 48 का, 49 और 50। मतलब ये सारे क्या हैं? अनुच्छेद हैं जो मतलब नंबर में दिए गए। इसी के साथ जो व्यक्ति के अधिकार की बात करता है उसमें 39, 41, 42, 43 का, अनुच्छेद 43 और 45 के कुछ भाग आएंगे। क्लियर हो गया? तो अगर कोई आपको नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण पूछता है तो आप कल्याणकारी वर्गीकरण बताएंगे, प्रतिष्ठा और
अवसर की समानता का वर्गीकरण बताएंगे और व्यक्ति के अधिकार का वर्गीकरण, मतलब 3 वर्गीकरण में आप बांट लेंगे तो कुछ अनुच्छेद जो हैं उनके नंबर्स आपको पता हो जाएंगे कि किन किन चीज़ों का हम इसमें मतलब स्टडी करते हैं। अब यहाँ पर अगर एक चीज़ पूछा जाए आप लोगों से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में, तो आप लोग अंतर क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारा अंतर हो गया कि एक भाग 3 में है, एक भाग 4 में है, ठीक है। एक अमेरिका के संविधान से लिया गया, एक आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। एक न्यायालय में प्रवर्तनीय है, दूसरा न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति का अधिकार है, दूसरा राज्य का क्या है, कर्तव्य है। तो आप इसका अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए नीचे लिखा गया, जो नेहरू रिपोर्ट थी ना, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, कंफ्यूजन मत होइएगा, उस समय मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें कुछ चीजें और आगे आती जिसको आपको जानना चाहिए, और उन चीजों में हम जैसे बार बार आपको बताएंगे, जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था थी, पंचायती राज व्यवस्था में मतलब जो हमारी अनुच्छेद, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया, जिसके माध्यम से 73वें से ग्राम पंचायत और 74वें से जो नगर पंचायत है जो उसका गठन किया गया, वो भी किस में उल्लेखित था, मतलब नीति निर्देशक तत्व में उल्लेखित था। उन चीज़ों का है। इसके बाद आप लोगों को हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें नीति निर्देशक तत्व के बारे में, मतलब जो हमारा अलग अलग अनुच्छेद क्या क्या कहता है उसका उल्लेख करेंगे। अभी यहाँ आपको केवल इतना पता होना चाहिए, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसके साथ अनुच्छेद 38 से 51 तक, मतलब जो टोटल 17 अनुच्छेदों में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ चीजों को अंतः स्थापित किया गया तथा 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 38 में परिवर्तन किया गया और 2002 में पारित 86वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनका अगर हम वर्गीकरण करते हैं तो इनके वर्गीकरण के 3 आधार बनते हैं। इसको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है और आसानी से सीखना है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग करना है, ठीक है। एज ए इंटरेस्ट पढ़िए और ये धीरे धीरे चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्लास।